अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल से जुड़ी कुछ हिस्टोरिकल बातें मैं आपके सामने लाऊंगा और चंद अहम वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल से सुर्खी में रही है और इस पर हमेशा बात होती आई है। बरमूदा ट्रायंगल का ये नाम 1960 में रखा गया। 1960 के बाद इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाने लगा। इससे पहले इसे द ग्रेव यार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगैसो ग्रेव यार्ड इन नामों से पुकारा जाता था। दोस्तों, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज करने निकले थे। वो भी इस जगह से गुजरे। उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा, इस जगह से उन्होंने गुजरते हुए देखा कि वो जब यहाँ से गुजरे तो इनके कंपास काम करना बंद कर गए और उन्हें आसमान से एक लाल रंग का बड़ा सा गोला नीचे गिरते हुए दिखाई दिया। इसी जगह पर बहुत सारे बहरी जहाज़, हवाई जहाज़ लापता हो गए। इसी वजह से इन्हें जो नाम दिए गए, द ग्रेव यार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगैसो ग्रेव यार्ड। और आजकल हम इसे इस जगह को जिस नाम से जानते हैं वो है बरमूदा ट्रायंगल। ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। और जो बरमूदा ट्रायंगल नाम है इसे 1964 में पहली बार इस्तेमाल किया गया। ये मिस्ट्री इस ज़माने में सबसे पॉपुलर मिस्ट्री थी। इस पर बहुत सी फिल्में, किताबें लिखी गईं और इस पर बहुत सी कंप्यूटर गेम्स भी बनाई गईं। यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज़, जो कि बहुत तेज़ जहाज़ था उस वक्त का, वो साल 1881 में इस जगह से गुज़रा। इस जहाज़ का नाम एलन ऑस्टिन था। ये जहाज़ न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा था। जब ये जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के करीब से गुज़र रहा था तो उसे एक जहाज़ नज़र आया। इस जहाज़ के कैप्टन ने फ़ैसला किया कि इसे इस जहाज़ के पास जाना है और इसके करीब जाकर जब उसने देखा तो उस जहाज़ में कोई क्रू वगैरह नहीं था। वो जहाज़ बिल्कुल खाली था, इंसान का नामो निशान नहीं था उस जहाज़ में। कैप्टन ने इस जहाज़ के साथ अपना जहाज़ लगाया और 2 दिन तक इंतज़ार करता रहा कि उस जहाज़ से कोई रिस्पॉन्स मिले। जब कैप्टन को लगा कि उस जहाज़ में कोई नहीं है तो उसने उस जहाज़ में जाने का फ़ैसला किया। कैप्टन उस जहाज़ में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई क्रू मेंबर या कोई इंसान का नामो निशान नहीं। कैप्टन फ़ैसला करते हैं कि वो अपने कुछ साथियों को इस जहाज़ पर भेज देंगे ताकि इस जहाज़ को भी साथ लेकर आगे बढ़ें। जब वो इस जहाज़ को साथ लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से तूफ़ान आ जाता है। रात का अंधेरा छाने लगता है और इस तूफ़ान की वजह से जहाज़ अलग हो जाता है। तूफ़ान ख़त्म होने के बाद कैप्टन इस जहाज़ को ढूंढते हैं और बहुत कोशिश करते हैं। वो इस जहाज़ को ढूंढने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार वो इस जहाज़ को ढूंढ लेते हैं। फिर वो इस जहाज़ के करीब अपने जहाज़ को लेकर जाते हैं और सब देख कर ये हैरान रह जाते हैं कि इस जहाज़ में फिर से कोई मेंबर, कोई क्रू मौजूद नहीं है। जिन साथियों को इस जहाज़ में भेजा गया था वो अब उनका यहाँ पर नामो निशान नहीं, और जो इस जहाज़ में सामान मौजूद था वो वैसे का वैसा ही मौजूद है। दोबारा से कैप्टन इस जहाज़ पर कुछ और साथियों को भेज देते हैं। फिर 2 दिन सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक से एक और तूफ़ान आ जाता है और फिर से वही कहानी होती है। जहाज़ फिर से अलग हो जाता है। ये पुरस्कार जहाज़ अब सब के लिए एक ट्रोना जहाज़ बन चुका था। वो इस जहाज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जब एलन ऑस्टिन जहाज़ अपनी मंजिल को पहुंचता है तो वो अपने ओनर से बात करते हैं। कैप्टन ओनर को बताते हैं जो भी उनके साथ बीता। तो इस जहाज़ के ओनर ये फ़ैसला करते हैं कि इस जहाज़ को बेच डालेंगे। इस जहाज़ को बेच देते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं 1945 5 दिसंबर यूएस नेवी के 5 ट्रोपिडन जहाज़ जो फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस मिशन को कहते हैं फ़्लाइट 19। ये रूटीन फ़्लाइट थी। इनका रोज़मर्रा का ट्रेनिंग रेगुलर मिशन था। इस मिशन को लीड करे एक इंतहाई एक्सपीरियंस्ड पायलट और ये फ़्लाइट वेटरन भी थे। 14 क्रू मेंबर ये 5 प्लेन उड़ाकर ईस्ट की जानिब बढ़ रहे थे। फ्लोरिडा में उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ़ था। अचानक से कंपास काम करना बंद कर गए और बैकअप कंपास भी फेल हो गए। नो आइडिया अब ये लोग कहाँ थे, इनकी पोजीशन कहाँ थी।
یہ سب آپس میں رابطہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب کے انسٹرومنٹ کام کرنا بند کر گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ چارلز ٹیلر جو اس مشن کو لیڈ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں موسم کافی خراب ہے۔ 4:56 شام کا وقت تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ گلف آف میکسیکو کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اس لیے انہیں ایسٹ کی ڈائریکشن میں واپس کے لیے مڑنا چاہیے۔ کچھ کرو ممبران کا کہنا تھا کہ وہ ایسٹ میں ہی ہیں، انہیں ویسٹ میں اڑان بھرنی چاہیے۔ اس آرڈر کے ایک دم بعد انہیں موسم مزید خراب ہوتا دکھائی دیتا ہے اور اندھیرا چھانے لگتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ 7:04 پر ٹیلر کی طرف سے آخری ریڈیو ٹرانسمیشن آتا ہے۔ اس کے بعد یہ پانچوں کے پانچوں پلین آج کے دن تک غائب ہو جاتے ہیں۔ ان پلین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگتا۔ فلائٹ 19 کے غائب ہونے کے بعد ایک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ٹیک آف کرتا ہے 13 ممبر کے کرو کے ساتھ اور یہ ڈھونڈنے نکلتا ہے اور یہ بھی غائب۔ اس کے بعد ایک بہت ہی بڑا سرچ آپریشن بلایا جاتا ہے لیکن کوئی اتا پتہ نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ہی جہازوں کے ٹکڑے اور نہ ہی کوئی لاش۔ جہاں یہ جہاز گم ہوئے تھے اسے برمودا ٹرائینگل کہتے ہیں۔ 100 سے زیادہ جہاز اور بحری جہاز اس جگہ پر غائب ہو چکے ہیں۔ یہ جگہ 50,000 اسکوائر میٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن دوستو، سمندر میں بہت ساری اور بھی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر بہت زیادہ حادثات ہوئے، برمودا ٹرائینگل سے بھی زیادہ خطرناک واقعات ہو چکے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت برمودا ٹرائینگل کو ملی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر مختلف جگہ ایسی ہیں جہاں پر موسم ہر وقت خراب رہتا ہے، جہاں پر جانے کے بعد جہاز اکثر اس طوفان کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ملتا۔ WWF کے مطابق سمندر میں 10 ایسی جگہیں موجود ہیں جو بہت ہی خطرناک قرار دی گئی ہیں، لیکن برمودا ٹرائینگل کا نام ان پہلے 10 ناموں میں نہیں آتا۔ دوستوں، یہ تھی برمودا ٹرائینگل سے جڑی کچھ سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جو پہلی سٹوری ایلن آسٹن جہاز کے بارے میں بتائی وہ بہت ہی زیادہ پرانی ہے، تو اس کے صحیح ہونے پر کوئی ایسی ثبوت نہیں ہے کیونکہ وہ کافی پرانی ہو چکی ہے، تو اس سے متعلق کوئی بھی ثبوت ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال پھر بھی برمودا ٹرائینگل میں کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا آج کے دن، اور نہ ہی یہاں پر کسی قسم کا کوئی ریسکیو یا سرچ آپریشن یا اس کے بارے میں مزید تحقیقات کی جا سکتی ہیں۔ دوستوں، برمودا ٹرائینگل ایک ایسی مسٹری ہے جو شاید ہی کبھی سولو ہو پائے، تو آپ ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی میرے چینل کے بارے میں بتائیں۔